तो बात है आज से 100 साल पहले की। लगभग साल था 1920 और उस वक्त ना तो कोई गूगल मैप था और ना ही कोई जीपीएस नाम की चीज। रात के समय समुद्र में बड़ी बड़ी शिप्स और नावों को चलाने के लिए समुद्र के तट पर ही लाइट हाउस बनाए जाते थे, जिससे कि उनको रास्ता मिल सके और वो चट्टानों से ना टकराए। जैसे कि एक टाइटैनिक नाम आपने सुना होगा, जो कि टकरा के डूब गया था। हाँ, तो लाइट हाउस, टाइटैनिक की बात बाद में करेंगे, डेविएट नहीं होते हम अपने टॉपिक से। तो ऐसा ही एक लाइट हाउस था अटलांटिक महासागर के एक छोटे से द्वीप पर। इस लाइट हाउस को संभालने का जो काम था वो एक बूढ़े शख्स को दिया गया था, जो अपने परिवार के साथ उसी लाइट हाउस में बने एक कमरे में रहा करता था। तो एक रात तूफान आता है और पूरा परिवार उसी में निपटा जाता है। हालांकि लोगों का कहना था कि इस बूढ़े परिवार के शख्स के लोगों को सांपों ने काट काट कर मार दिया। सो व्हाटएवर, जो कुछ भी कहानियां हैं वो लोगों ने बनाई हुई है। उस रात क्या हुआ न तो मैं जानता हूँ और ना ही आप जानते। क्या वो तूफान की चपेट में आके मरे थे या फिर सांपों ने उन्हें काट कर मार दिया, तो इसका पता आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। तो ये जो इंसिडेंस हुआ था वो एक छोटे से द्वीप पर हुआ था, जो लगभग 106 एकड़ में फैला हुआ है। और आप नक्शे से देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का देश ब्राजील का एक शहर साओ पोलो, और उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा द्वीप दिखेगा, इलाई दा क्यूमाडा ग्रांडे। नाम के बोलने पर फोकस मत कीजिए और इस पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका नाम है इलाई दा क्यूमाडा ग्रांडे, जिसको आजकल के नाम से स्नेक आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्नेक आइसलैंड आपको नाम से ही पता पड़ गया होगा कि चारों तरफ सांप ही सांप। और इतने सारे सांप यहाँ पर आए कैसे, इसके पीछे भी कई सारी कहानियां हैं। जैसे कि इस द्वीप पर समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाते थे और खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने द्वीप पर सांप छोड़ दिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। देखो, ये एक अकेली ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ सांप पाए जाते हैं और दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हो। दुनिया में हर जगह सांप पाए जाते हैं, फिर चाहे किंग कोबरा हो या फिर ब्लैक माम्बा। हाँ, सिर्फ न्यूजीलैंड को छोड़कर। और न्यूजीलैंड को क्यों छोड़कर, तो उसके लिए एक अलग सी कहानी है, तो कभी बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। अभी अपना ध्यान स्नेक आइसलैंड पे वापस लाते हैं कि आखिर इतने सांप आए कैसे। तो कुछ 11,000 साल पहले की बात है, जब ये द्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था और पूरे महाद्वीप पर सांप ही सांप थे। बाकायदा दक्षिणी अमेरिका सांपों के लिए एक स्वर्ग माना जाता था। इसीलिए तो फिर यहाँ पर नदी के किनारे अमेज़न जंगलों में एनाकोंडा जैसे सांप विकसित हुए। तो आप फिर कहोगे कि शुरुआती समय से ही यहाँ पर इतने सारे सांप रहा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 11,000 साल पहले आइस एज के जो आखिरी स्टेज थी, उसमें अटलांटिक महासागर का जो लेवल था वो इतना बढ़ चुका था, जिस चक्कर में स्नेक आइसलैंड बाकी महाद्वीप से पूरी तरीके से कट कर अलग हो गया और यहाँ पर रहने वाले सांप वो यहीं पर रह गए। और इस द्वीप में ऐसा कोई जानवर था नहीं जो सांपों का भक्षण कर सके, उन्हें मार सके। तो उससे सांपों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उनका शिकार करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इसी को हम साइंस की भाषा में एक अलग तौर पर कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, किसी जीव के वे गुण जो उसे जिंदा रहने, बच्चे रहने में सहायक होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गुण विलुप्त हो जाते हैं। जिसमें आपका एक फेमस एग्जाम्पल है वो जिराफ वाला, जिराफ की गर्दन, ठीक है ना, उसको समझते हैं। जिसमें जिराफ के जो पूर्वज थे वो ऊंची ऊंची डालों पर लगे पत्तियों को खाते थे। अब जिनकी गर्दन लंबी होती थी वो आसानी से ज्यादा खाना खाते थे, और जिनकी गर्दन छोटी थी तो वो खाना कम खा पाते थे। तो ऊंची गर्दन वाले जिराफों के जीन्स जो थे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में गए। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो आगे अपने गुण ट्रांसफर कर पाता है। जैसे जिराफ वाले केस में उसने अपने जीन्स आगे नेक्स्ट जनरेशन में भेजे, तो वो उसमें भी वो कैपेबिलिटी आती है। चलो, नेचुरल सिलेक्शन को हम एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आज से 10 दिन तक लगातार बाहर बर्फबारी होगी, ठीक है। तो लोगों के लिए ये आम बात तो है नहीं, वो शुरू से उस हैबिटेट में नहीं रहते आए हैं, इसीलिए उनको ये दिक्कत तो होगी। अब जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे। कोई जाके अंदर छिप जाएगा या फिर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ वेदर मतलब इन्वायरमेंट सही हो, और जिसने कुछ भी नहीं किया वो मर भी सकता है। सो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, नेचर ने उसी को सिलेक्ट किया जो इन सबसे बच सका, और जो नहीं बच सका वो फिर मर गया। जो बच गए वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यूटी रखेंगे, जो मर गए तो वो मर गए, बस। तो यही बात तो उन स्नेक आइसलैंड के सांप पर भी लगती है। उनका शिकार करने के लिए कोई है नहीं, और अगर खाने के लिए बात करें तो खाने के लिए इन सांपों ने पेड़ों पर बैठने वाले पक्षियों जो कि माइग्रेशन करके आते थे, वहाँ उन पेड़ों पर बैठते थे, तो उनका शिकार इन्होंने करना शुरू कर दिया, और इस तरह इन सांपों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सांप शुरुआती समय से इतने नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतने विकास में ढाला और ये बढ़ते गए और आज इतने सांप हो गए कि वहाँ पर अगर आप एक कदम चलोगे तो आपको हर एक कदम में 5 से 10 जहरीले सांप
सांप दिख जाएंगे, जो कि वापस आपको घर आने पर मजबूर नहीं करेंगे। वैसे आप पहली बात जा ही नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उसका बैंड है किसी आम आदमी का जाना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप लाइट हाउस वाले लोग ही जाते हैं, वो भी साल में एक आध बार जाते हैं, बाकी उस आइसलैंड पर कोई कदम भी नहीं रखता। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से समझाया जाए कि यहाँ पर इतने सारे सांप कैसे आ गए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे खातिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि भैया वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ठीक है। तो एक लाइक करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं, और बस मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में।